आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं वैद्युत रसायन चैप्टर के पिछले कुछ सालों में पूछे गए प्रश्न। तो देखिए, जैसे ये प्रश्न आपको सामने दिया हुआ है, इसमें बोला है कि एक सेल में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। एक अभिक्रिया दी हुई है आपको। इस सेल का 298 केल्विन ताप पर सेल विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ मानक सेल विभव दिया हुआ है, और बोला गया है कि अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। ये जो प्रश्न है हमारा बच्चों, इसको देखिए। जो अभिक्रिया दी हुई है, तो इस अभिक्रिया को हम लिख लेते हैं। देखिए, सॉल्व करते हैं इसको। तो इस अभिक्रिया में जो दिया है हमें, Fe3+ से Fe2+ गया है, यानी अब चयन हो रहा है। तो हम यहाँ लिखते हैं पहले एनोड की अभिक्रिया। एनोड पे क्या हो रहा है, तो एनोड पे ऑक्सीकरण होगा। तो ये आपका 2I- ये परिवर्तित हो रहा हमारा I2 में। I2 सॉलिड है, ठीक है। ये एक्वस है, जली है, ये सॉलिड है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो ये नोड पे ऑक्सीकरण हो रहा है। कैथोड पे सदैव अपचयन होगा। एनोड पे हम लिख देते हैं। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीकरण, और कैथोड पे क्या होगा, हमेशा अपचयन। तो कैथोड पे अपचयन हो रहा है, इसमें 2Fe3+ है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके Fe2+ में बदल रहा। ठीक है बच्चों, ये आपका एक्वस विलयन है, जली है। ये भी आपका एक्वस यानी जली विलयन है। आइए, तो ये अभिक्रिया लिखने का हमारा उद्देश्य क्या रहा। इस अभिक्रिया से हमें पता चल रहा है कि इस अभिक्रिया में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो स्मॉल n का मान होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान, अभिक्रिया के दौरान जो इलेक्ट्रॉनों का परिवर्तन हुआ है, तो कितना हुआ है, 2 है। एनोड में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहे हैं, निकल रहे हैं, और कैथोड में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो रही है। तो स्मॉल n का मान हो जाएगा 2। अब प्रश्न में दिया है ई नॉट सेल का मान दिया हुआ है। ई नॉट सेल का मान दिया है 0.236 वोल्ट, ये दिया हुआ है। हमें पता है कि फैराडे का जो मान होता है, ये हम लिखते हैं 96500। ठीक है, कूलम पर मोल रहता है। आइए सूत्र में रखते हैं इसको। तो हमारा डेल्टा जी का जो सूत्र है बेटा, डेल्टा जी नॉट मानक गिब्स ऊर्जा बराबर -NF E0 सेल। इन सभी के मान रख देते हैं। n का मान हो गया हमारा -2, f का मान हो गया 96500, और E0 सेल का मान है 0.236। ठीक है, तो इसको हल कर लेंगे। तो हल करने पर ये आ रहा है माइनस में 4548 जूल पर मोल। इसको आप जो है किलो जूल में भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा जी नॉट का जो मान हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस में 45.55, राउंड ऑफ कर दिया इसको, किलो जूल पर मोल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सवाल हो गया प्रश्न नंबर इसमें 6।
तो जो हमें प्रश्न दिया है उसमें सबसे पहले हमें देखना है कि क्या पूछा गया है। तो प्रश्न में देखिए गिब्स ऊर्जा पूछी गई थी। ये गिब्स ऊर्जा पूछी गई थी हमसे। तो गिब्स ऊर्जा का सूत्र हमें पता है कि डेल्टा जी बराबर होता है माइनस एन एफ ई सेल। तो अगर जी नॉट है तो ये ई नॉट सेल हो जाएगा। अब हमें प्रश्न को पढ़ करके इनके मान ढूंढने हैं। तो हमने देखा इसमें कि अभिक्रिया के दौरान दो इलेक्ट्रॉनों का परिवर्तन हो रहा, तो इनका मान दो, फैराडे का मान कांस्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा 96500। और ई नॉट सेल का मान आपको प्रश्न में दिया हुआ था, तो ये सभी मान रख देंगे तो ये आप आसानी से इसको हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम इसी तरह का एक और प्रश्न है ये देखते हैं। इस बार प्रश्न में अभिक्रिया दी हुई है, इसमें भी देखिए कितने इलेक्ट्रॉनों का बच्चों परिवर्तन हो रहा है। तो Zn से Zn2 प्लस जा रहा है, दो इलेक्ट्रॉनों का परिवर्तन हो रहा है। और Cu2 प्लस से Cu में जा रहा है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है ना। तो इसका मतलब n का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। और यहाँ भी प्रश्न में देखिए ई नॉट का मान दिया हुआ है। ई नॉट सेल का मान दिया हुआ है आपको 1.1 वोल्ट, और फैराडे का अपने को पता ही है 96500। तो बस डेल्टा जी का मान निकालना अपने को, तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो मान रख देते हैं सभी के, माइनस एन का मान है 2, 96500, और ई नॉट सेल का मान है 1.1। ठीक है बच्चों, तो ये भी हमारा उत्तर किस में आ जाएगा, ये आएगा हमारा जूल पर मोल में। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और इसको फिर किलो जूल पर मोल में भी लिख सकते हैं। तो ये आगे मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, इसे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि सीमांत मोलर चालकता दी हुई है, और इसमें बच्चों हमें एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता को ज्ञात करना है। तो ये वाला प्रश्न हमारा जो है, ये प्रश्न हमारा कोलराउस नियम से सॉल्व होगा। आइए हल करके देखते हैं इसको। जो डेटा दिया हुआ है उसको पहले नोट कर लेते हैं, क्या क्या दिया है हमें। तो हमें लैम्डा एम NaCl का दिया हुआ है, ये है आपका 126.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसके बाद हमें HCl का दिया हुआ है, लैम्डा एम HCl, ये दिया है 425.9। ये वैल्यू ज़्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि H प्लस छोटा आयन है एज कम्पेयर टू Na। तो ये आसानी से गति कर सकता है, तेजी से जा सकता है, तो इसकी चालकता ऑब्वियसली क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इसके बाद हमें दिया है सोडियम एसीटेट की, लैम्डा एम CH3COO Na, ये दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है हमको 91। तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो ये मोलर चालकता की इकाई है, इसको हमें ध्यान में रखना है। अब ये सब डेटा देने के बाद बच्चों हमसे पूछा गया है कि हमें एसिटिक अम्ल का ज्ञात करना है। तो एसिटिक अम्ल यानी लैम्डा एम, ये हमें ज्ञात करना है CH3COOH का। तो देखिए हमें जिनका ज्ञात करना है बच्चों, उनके मान तो हमें जोड़ देने हैं, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा जाएंगे उनको घटा देंगे। तो हमें इसमें देखिए ध्यान से, ये जैसे CH3COH दिया हुआ है, जिसको आप तोड़ के क्या लिखेंगे, CH3COO माइनस और H प्लस। तो हमें ये दोनों आयन की मोलर चालकता को चाहिए, जिससे हमें एसिटिक अम्ल की बनेगी। तो देखिए एसीटेट आयन कहाँ पे मिल रहा है हमको, ये इसमें मिल रहा है। तो एसीटेट आयन की मोलर चालकता को जोड़ना है, तो लैम्डा एम
CH3COO Na H+ की चाहिए तो H+ कहाँ से मिलेगा? HCl से। तो हम लिखेंगे लैम्डा m HCl। अब हमें इसमें तो एसीटेट आयन मिल गया और H+ मिल गया, लेकिन एक्स्ट्रा में Na की जुड़ गई और यहाँ पे Cl की, तो NaCl की हम घटा देंगे, तो माइनस लैम्डा m और NaCl जो एक्स्ट्रा आ गया है उसको घटा देंगे। तो देखिए मान लो देते हैं इनका बच्चों, तो हमारा सोडियम एसीटेट का है 91.0 प्लस HCl का है 425.9 और NaCl का है 126.4। ये सारे मान रख के इसको हल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 390.5। ठीक है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये हमारा किसका मोलर चालकता बन जाएगी? ये मोलर चालकता में मिल गई CH3COOH की। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न करते हैं। हमें जिसका ज्ञात करना है तो उसको हम आयन में तोड़ लीजिए, देखिए उसमें कौन कौन से आयन है। तो जिस लवण में वो आयन उपस्थित हो उस लवण को हम उस लवण की मोलर चालकताओं को हम जोड़ देते हैं और उनको जोड़ने में जो एक्स्ट्रा आयन जुड़ गए हैं उनका ओवरऑल घटा देते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया प्रश्न हमारा। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। तो प्रश्न पढ़ लीजिए, ये कई बार आया है एग्जाम में प्रश्न, अभी 2 साल पहले भी आया हुआ है प्रश्न। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक बार इसमें जेई के एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी किताब में एग्जाम्पल में दिया हुआ है ये। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेंगे, इसमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है। प्रश्न हल करने में थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम जो डेटा दिया है पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, आसान सा है एकदम। आइए चलिए किया जाए। तो देखिए बेटा क्या क्या दिया हुआ है, पहले हम इसे बना लेते हैं, हल करते हैं इसको। इसका हम बना लेते हैं केस नंबर 1। अब केस नंबर 1 में मतलब पहले जो हमें दिया है उसमें मोलर चालकता दी हुई है, उसमें सांद्रता दी हुई है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है ना, तो पहले में कंसंट्रेशन दिया हुआ है, हमें सांद्रता दी हुई है कंसंट्रेशन सी, इसका मान दिया है 0.1, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब ये बोला गया है कि इसका प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी आर, इसका प्रतिरोध 100 ओम है। ठीक है, यदि उसी सेल का प्रतिरोध, यानी अभी केस नंबर 2 के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। केस नंबर 2 भी लिख लेते हैं साथ में, केस नंबर 2। अब ये बोला है कि 0.02 मोलर विलयन हमारे पास अगर उसमें है तो उसका जो प्रतिरोध है वो है 520 ओम। ठीक है, यानी हमारे पास पहला जो विलयन है बच्चों, उसका जो दिया है हमें प्रतिरोध वो 100 ओम दिया है, और जो दूसरा दिया है उसका हमको दिया है 520 ओम। ठीक है, आइए चलिए इसको हल किया जाए। अच्छा, आगे प्रश्न में पढ़ते हैं। जो 0.1 मोलर है उसका हमें चालकता दी हुई है। ठीक है, तो चालकता दी हुई है, तो जिसको आप कप्पा से डिनोट करते हैं, कप्पा का मान दिया है 1.29। ठीक है, तो ये दिया हुआ है हमें। तो चलिए हल करके देखते हैं इसको, आसान सा है एकदम। तो पहले जो डेटा दिया हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो केस 1 से शुरू करते हैं यहाँ से। तो हमें पता है, एक सूत्र पता है, आर
प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, या फिर हम इसको बोलते हैं आर बराबर रो एल बाई ए। अब यहाँ पे आर हमारा बच्चों क्या है, प्रतिरोध है। आर हमारा क्या है, प्रतिरोध है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन क्या है। अब रो को हम कप्पा में अगर लिखें तो लिख सकते हैं आर बराबर 1/कप्पा इंटू एल बाई ए। अभी नोटेशन में है तो हो सकता है नहीं समझ में आ रहा हो। जो आर है रेजिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं बच्चों प्रतिरोध। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक, अब 1 ये हो गई हमारी चालकता। चालकता कप्पा को यानी चालकता। ठीक है, और एल बाई ए इसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक, तो इतना हमें ये पता होना चाहिए, सेल स्थिरांक और चालकता और ये आर प्रतिरोध। तो यहाँ से अगर चालकता को इधर गुणा कर देंगे बेटा तो क्या होगा, देखिए चालकता को यदि गुणा कर देंगे तो यहाँ से ये बनेगा, हमारा जो सूत्र हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे बेटा कि सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक हमारा क्या जाएगा, हम लिखेंगे इसको सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक बराबर प्रतिरोध गुणित चालकता। अब सेल स्थिरांक हमारा एल बाई ये है बच्चों, है ना। तो अब इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है, हमें प्रतिरोध का मान दिया था और चालकता का मान दिया हुआ था प्रश्न में। देखिए प्रश्न में प्रतिरोध कितना दिया हुआ है 100 और चालकता दी है 1.29। तो आइए मान रख देते हैं, हम करते हैं इसको। तो प्रतिरोध हमें दिया है 100 केस पहले के लिए, और उसका हमें चालकता दी है 1.29। ये इकाई हमारी सीमेंस पर मीटर में दी हुई थी। हल कर लेते हैं इसको। तो जब हल करेंगे तो देखिए इसमें जो है, इसको जब हल करेंगे तो इसमें हमारा आ जाएगा सेल स्थिरांक बराबर सेल स्थिरांक का मान आ जाएगा। इसको हम अगले के लिए नोट कर लेंगे 129। ठीक है, 129 और ये मीटर इनवर्स 1.29 है, इसमें 100 मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये हो गया 129। अब चलिए अब केस 2 में आ जाते हैं। केस 2 के लिए हमें प्रतिरोध दिया था कितना, आर दिया था हमें बच्चों 520 ओम। अब सेल तो वही है, इसका मतलब सेल स्थिरांक का मान भी वही होगा, यानी एल बाई ए का जो मान है वो 129 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चलिए इसको हल करके देखते हैं आगे। तो यहाँ से जो हमने पीछे सूत्र लिखा था, आर बराबर 1/कप्पा इंटू एल बाई ए। तो हमें कप्पा का मान ज्ञात करना है, तो कप्पा बराबर हो जाएगा 1/आर इंटू एल बाई ए। ठीक है, तो एल बाई ए का मान हमने अभी ज्ञात किया है, कितना है 129, और 1/आर हो जाएगा हमारा 520। आर का मान है ना प्रतिरोध, ये प्रतिरोध दिया है आपको 520, और एल बाई ए का मान हमने ऊपर वाला जो केस दिया था उससे हल कर लिया। तो 520 का जब इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.248। ठीक है, 0.248, ये सीमेंस मीटर इनवर्स। ये हमारे से आ गया कप्पा का मान दूसरे सेल के लिए। ठीक है, तो ये हमारी चालकता तो ज्ञात हो गई। अब हमें बोला है कि उसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, केशियल विलेन की मोलर चालकता को ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो चलिए जरा देखते हैं। तब हम इसको मोलर चालकता में बस ये ध्यान देना है कि किसमें इकाई में क्या रखना है। तो यहाँ से हम सूत्र लगा देते हैं बच्चों। लैम्डा एम बराबर ये आएगा हमारा कप्पा बटे इसमें जो सांता दी है वो, ठीक है, और गुणते 1000। 1000 के नीचे हम गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मीटर इनवर्स में है। अगर सेंटीमीटर में होता तो ऊपर गुणा करते हैं। सीमेंस मीटर इनवर्स है, ठीक है। तो देखिए इनका मान रख देते हैं। कप्पा का मान है 0.248 बटे सी सांद्रता। सांद्रता हमारी कितनी दी थी? ये दिया था 0.02, 0.02 गुणते 1000, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसको भाग दे लेते हैं। तो इसको हम भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा? ये दशमलव काट देते हैं तो ये 1.48 लगभग आएगा, है ना। तो ये हमने काटा, इसको काट दीजिए ऐसे करके। तो ये अब आ गया 124 और ये जीरो से बढ़ जाएगा तो 10 की पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसमें मजे की बात यह है कि आपको ये वाला सूत्र जो है वो पता होना चाहिए, तब तो आप निकालोगे। तो ये मोलर चालकता के लिए हमें ध्यान में रखना है कि अगर हमें कप्पा का मान जो है, कप्पा का मान पे ख्याल करना है। अगर वो हमें सेंटीमीटर में दिया है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे फिर से आपको रिवीजन हो जाएगी। लैम्डा एम का मान हो जाएगा कप्पा गुणते 1000 बटे सांद्रता। तो सांद्रता तो हमारी मोल पर लीटर में ही होती है, नो डाउट। कप्पा का मान जो यहाँ पे लेंगे वो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स वाला होगा। तो जब कप्पा का मान सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स होगा तो आप मोलर चालकता निकालते समय 1000 का गुणा ऊपर करेंगे। अगर कप्पा का मान सीमेंस मीटर इनवर्स है तो फिर 1000 का गुणा नीचे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 9। चलिए बच्चों अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न भाई इस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए छोटा सा प्रश्न है, ये करके देखते हैं इसको, आसान सा है। प्रश्न पढ़िए। इसमें दिया है 298 केल्विन पर 0.2 मोलर केसीएल विलयन की मोलर चालकता को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो एकदम आसान सा है, मोलर चालकता का सूत्र देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है चालकता किसमें दी हुई है, ध्यान दीजिए, सेंटीमीटर इनवर्स में दी है। तो यहाँ पर हम लैम्डा एम बराबर जो सूत्र लिखेंगे वो कप्पा गुणते 1000 बटे इसकी मोलरता मान रख देते हैं। तो इसमें कप्पा का मान दिया है 0.025 और इसमें 1000 का गुणा कर दीजिए और बटे 0.20, ठीक है। तो इसकी इकाई हमारी क्या हो जाएगी? सीमेंस, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। इसको हल कर लीजिए तो ये लगभग आपको कितना जाएगा? 125 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यहाँ पे लैम्डा एम में बच्चों इस प्रश्न में हमने कप्पा के साथ 1000 का गुणा किया है और पिछले वाले प्रश्न में कप्पा बटे 1000 इंटू सी किया था सांद्रता यानी मोलरता। तो उसका रीजन आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कप्पा का मान दिया है, चालकता का मान दिया है, वो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में है, ठीक है ना। और जब हम लीटर का और सेंटीमीटर का एग्जाम्पल लेते हैं तो अच्छा ये 1000 आता कहाँ से है? 1000 वो समझ लीजिए थोड़ा सा। हम देखते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना।
ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो जब हम 1 मीटर क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात 6, है ना। 10 की घात कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो ये जब आप इसको काटेंगे तो 1 लीटर बराबर आ जाएगा, यहाँ से 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो इसलिए हम 1000 का गुणा ऊपर करते हैं, क्योंकि वो नीचे मोलरता है तो इकाई सेम यूनिट करने के लिए हम उसको करना पड़ता है। चलिए हम चलते हैं आगे, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित के अपचयन में कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हमें देख लेना है कि कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, बस उतने ही हमें जो है आवेश की आवश्यकता होगी। तो जैसे इसको ये सॉल्व करते हैं, जैसे हमें दिया है बच्चों Al3+ से Al में जाना है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अवशोषित लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन की इसको आवश्यकता होगी, है ना। तो इसका मतलब इस अभिक्रिया में हमें कितना आवेश चाहिए, इस अभिक्रिया में हमें 3 फैराडे आवेश चाहिए। ठीक है ना। फैराडे का तो मान आप जानते ही हैं, 3 × 96500। आप इतना भी उत्तर लिख के छोड़ सकते हैं कि 3 फैराडे, या इतने आपको कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी। ये हमारा हो गया पहला पोर्शन, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमको बोला है कि 1 मोल MnO4 माइनस से Mn2+। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निकालिए Mn की, तो ये आएगी +7। +7 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। ठीक है ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब इसको चाहिए कितना, 5 फैराडे, यानी 5 × 96500 इतना कूलम, इतना। तो किसी अभिक्रिया में हमसे पूछा जाए कि कितना आवेश की आवश्यकता होगी, तो जितना आवेश की आवश्यकता होगी तो वो हम देखेंगे कितना उसके आक्षिक संख्या में परिवर्तन हो रहा है। तो जितना उसके आक्षिक संख्या में परिवर्तन होगा, बस उतने ही आपको आवेश की आवश्यकता होगी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों इसमें। अगला प्रश्न है हमारा, कॉपर सल्फेट के विलयन को 2 एम्पीयर की धारा से, है ना, 450 सेकंड तक विद्युत अपघटित किया गया, तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। तो यहाँ पर ये फैराडे के नियम से लगेगा प्रश्न हमारा। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, चलिए क्या क्या दिया है प्रश्न में हमको। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। तो इसको पढ़ लीजिए ध्यान से सभी लोग। देखिए हल किया जाए। पहले तो हमें दिया है आई का मान दिया हुआ है, आई कितना दिया है, 2 एम्पियर। टाइम दिया हुआ है 450 सेकेंड। तो हम यहाँ पे जानते हैं बच्चों कि W बराबर होता है हमारा ZIT। ठीक है, W बराबर ZIT। मान रख देते चलिए सबका। Z का मान क्या होगा, तो Z का मान होता है हमारा जो तुल्यांकी भार रहता है वो, या फिर आप उसका लिखें कि उसका अणु भार जो होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय कितने उसमें आवेश है वो, और गुणित फैराडे, ये रहता है जेड का मान। ठीक है ना। एम जो है, ये इसको हम लिखते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसको मॉलिक्यूलर वेट कहिए, तो हम कैपिटल एम से MW। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। तो आइए चलिए देखते हैं जरा, इनके मान रख देते हैं सभी के। तो W बराबर हो गया, जेड का मान रखिए, तो क्या दिया हमें प्रश्न में, कॉपर। कॉपर का होता है 63। ठीक है, 63.5 आप ले सकते हैं, तो उसके ऊपर है। तो ये हो गया, और बटे
एन का मान कितना है प्रश्न में, तो कॉपर पे 2 प्लस चार्ज है, तो 2, क्योंकि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, जैसे कॉपर है, कॉपर 2 प्लस, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी तो कॉपर सॉलिड में बदलेगा, कॉपर सॉलिड, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये एन का मान हो गया 2, फैराडे का मान होता है 96500, आई का मान कितना दिया है 2 एम्पियर, और टाइम कितना दिया है 450, बस इसको हल कर लेना है। प्रश्न में जो जो दिया है सबके मान रख देंगे तो आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग आपका 0.2938 ग्राम। इतना लंबा कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, आप 2 अंकों तक ही कर देंगे तो दैट इज सफिशिएंट, तो इनफ है। तो सूत्र हमारा ध्यान में रहेगा, W बराबर ZIT, जेड का मान होता है ग्राम तुल्यांक बटे फैराडे। ग्राम तुल्यांक हम कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बटे उसके ऊपर कितना आवेश है ना, तो उसको रख देते हैं, तो इससे हमारा ये सॉल्व हो जाता है। तो ये आ गया इसका मान, इसका मतलब हम 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे 450 सेकंड तक, तो हमें कितना कॉपर मिलेगा, 0.2938 ग्राम हमें कॉपर प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह का एक सवाल और है, उसको भी करते हैं। तो अगला सवाल है हमारा ये, देखिए इसमें बोला गया है सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन से 1.24 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त होता है, तो उसके लिए समय कितना लगेगा। तो अब ये पलट दिया है क्वेश्चन को, है ना, तो पलट दिया है तो हम चलिए नोट कर लेते हैं डेटा, जो जो दिया है उसको नोट कर लिया जाए। तो आइए देखते हैं बच्चों, इसमें दिया है, हमें सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दिया है धारा कितनी दी है, आई का मान दिया हुआ है 1.24, ठीक है, एम्पियर, और वेट दिया है, डब्लू का मान दिया हुआ है इस समय 10 ग्राम, इसका अनुभार भी दिया है, बहुत अच्छा, तो अनुभार दिया हुआ है, एम डब्ल्यू का मान दिया है 108 ग्राम पर मोल होता है बच्चों ये, और बोला है टाइम बताइए कितना समय लगेगा। फैराडे का मान सभी को पता ही है 96500, तो चलिए जरा मान रख दिया जाए सूत्र में, W बराबर जेड आई टी का मान ज्ञात करना है, W का मान है 10 ग्राम, जेड का मान मॉलिक्यूलर वेट 108 होता है, और मजे की बात है कि प्रश्न में हमें कितना दिया है इसमें, तो चलिए इसको पहले मॉलिक्यूलर वेट नीचे रखिए ना, तो मॉलिक्यूलर वेट रखिए नीचे इसमें, जेड का मान नहीं, पहले मैं पूरा मान रख देता हूँ उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि सीधे डायरेक्ट कर दिया। चलो पहले मान मान रख देते हैं सारे, उसके बाद फिर हम उसको हल करते हैं। तो मान रखेंगे तो हम डब्लू का मान यानी ये 108 रख देता हूँ बटे, अब सिल्वर Ag+ होता है बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है हमारा, AgNO3 होता है, तो AgNO3 किस में टूटता है, Ag+ और NO3-, तो इस पे 1 प्लस आवेश है ना, तो इसके लिए n का मान हो जाएगा 1, और बोलते 96500, आई का मान दिया है 1.24, और गुणते टी का मान पूछा गया है प्रश्न में, तो बस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और टी का मान निकाल लीजिए, तो टी बराबर हो जाएगा 965, अब 3 जीरो हो जाएंगे क्योंकि 10 का गुणा हो गया है, और भागे देंगे हम यहाँ पे 108 मल्टीप्लाइड बाई 1.24, तो अब इसको हल करने की जिम्मेदारी आपकी। ठीक है, इसको हल कर लीजिए, और ये इससे हल करने के बाद जो हमारा उत्तर आएगा वो सेकंड में आएगा। ठीक है, और उसमें अगर आप 60 का भाग दे देंगे तो मिनट हो जाएगा, और 3600 का भाग दे देंगे तो आवर में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें कोई आपको दिक्कत हो तो फिर आप बताइएगा। चलिए एक दो प्रश्न और है, कर लिया जाए फिर।
ये देखिए प्रश्न एक हमें दिया है। अगला प्रश्न है, इसमें आपको पहला जो दिया है मोल पर लीटर में दिया है, इसका मतलब मोलरता दी है। इसके बाद उसकी कप्पा का मान चालकता दिया हुआ है, और एस्टिक अम्ल के लिए बोला है कि ये मोलर चालकता मतलब लिमिटेड वाली दी गई है। तो इसके लिए वियोजन स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। तो ये अपने आप में बढ़िया प्रश्न है, चलिए करके देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, वो डेटा नोट कर लेते हैं। ये अच्छा प्रश्न है, ये जेई वगैरह में भी आराम से इसको पूछ सकते हैं। तो चलिए हल किया जाए सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें सांद्रता दी हुई है, मोलरता यानी सांद्रता कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.00102 मोल पर लीटर, ये दिया है तो ठीक है। अब इसके बाद दिए हमें चालकता, यानी चालकता मतलब कप्पा का मान दिया हुआ है। तो ये दिया है 4.95 इंटू 10⁻⁻⁵ ठीक है। अब इसके बाद दिया हुआ है उसके लिए सीमांत मोलर चालकता का मान दिया हुआ है, यानी लैम्डा एम इंफिनिटी का मान दिया हुआ है। ये दिया है 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ये आपको सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में दिया हुआ है। तो चलिए बच्चों हल किया जाए इसको। तो सबसे पहले आप लैम्डा एम का मान ज्ञात कर लीजिए। तो लैम्डा एम यानी मोलर चालकता, तो कप्पा गुणते 1000, देखिए 1000 गुणा कर रहे हैं हम लोग, 1000 गुणा ऊपर कर रहे हैं। ऊपर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इकाई किसमें दी है, सीमेंस और सेंटीमीटर इनवर्स में। अगर यही इकाई मीटर इनवर्स में दी हुई होती तो फिर हम 1000 गुणा नीचे करते हैं ना। अच्छा, बटे इसकी सांद्रता, तो इनके मान रख दीजिए 0.001028 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई, ओह सॉरी, कप्पा का मान ऊपर रखना है ना, ये सांद्रता लग गई। ठीक 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 ठीक, चलिए देखिए देखिए देखिए। थोड़ा सा सावधानी हटी तो काम गड़बड़। कप्पा का मान हमें बच्चों दिया है ये 4.95 इंटू 10⁻⁻⁵ मल्टीप्लाइड बाई 1000 और डिवाइड बाई सांद्रता कितनी दी है 0.001028। तो इसको हल कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हल करना पड़ेगा कैलकुलेटर से, क्योंकि काफ़ी डेटा काफ़ी क्या है, बड़ा है। तो देखिए ये आ जाएगा हमारा, तो आप हल करके देख लीजिएगा 48.15 ये हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। अब चलिए इसमें वियोजन की मात्रा निकालते हैं। तो यहाँ से वियोजन की मात्रा यानी अल्फा, वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी, ये होता है वियोजन की मात्रा। तो ये आया हमारा 48.15 और बटे ये दिया था 390.5। तो जब इसको हल करेंगे दिया जाएगा 0.1233 लगभग, है ना। ये आ गया अल्फा का मान। अब हम वियोजन की मात्रा तो निकाल ली, तो इसमें क्या पूछा गया हमसे कि वियोजन स्थिरांक मतलब के ए का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो के ए का मान जो हमें ज्ञात करना है, चलिए ज्ञात करके देखते हैं। तो के ए बराबर होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा, ठीक है। और अल्फा का मान, अब सी का मान क्या है, यहाँ से मैं मान रख देता हूँ और इसको हल करने का काम आप पे छोड़ता हूँ। बच्चों यहाँ पे अल्फा का मान है हमारा 0.1233 और सी कंसंट्रेशन सांद्रता का मान दिया था हमें ऊपर, कितना था 0.001028, ठीक है। तो ये दोनों मान आप क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। तो जब ये दोनों मान रख देंगे तो वहां से किसका मान पता चल जाएगा, के का मान आपको
पता चल जाएगा कि ये मतलब क्या हो गया, वियोजन स्थिरांक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप कर लेंगे, आसान सा है, अब बस वैल्यू ही रखनी है। ठीक है, वियोजन की मात्रा हम अल्फा ज्ञात ही कर चुके हैं। ठीक है, तो अब इसको आप आगे हल कर लेंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा बच्चों ये देखिए क्या दिया हुआ है, पढ़िए ध्यान से। तो इसमें बोला गया है कि केसीएल का एक विलयन है और इसका विशिष्ट चालकत्व दिया हुआ है। विशिष्ट चालकत्व आप समझ रहे होंगे। ठीक है, विशिष्ट चालकत्व दिया हुआ है और बोला गया है कि सेल का प्रतिरोध दिया गया है और बोला गया है कि सेल का स्थिरांक ज्ञात करिए। तो सीधा सीधा प्रश्न है, बस मान रख देने हैं। तो हमारा होता है सेल स्थिरांक बराबर, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, एक लाइन का है ये क्वेश्चन, सॉल्व हो जाएगा फटाक से। सेल स्थिरांक बराबर सेल स्थिरांक बराबर ये हो जाएगा हमारा विशिष्ट चालकत्व गुणित ये हो जाएगा हमारा प्रेक्षित प्रतिरोध। वही एल बाई ए बराबर कप्पा इंटू आर। ठीक है ना, तो मान रख दीजिए इनके, यहाँ पर ये आपको उसकी जो सांता दी है वो फालतू है दी है, उसका कोई काम नहीं है, इसमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है आपको। चलिए इनके मान रख देते हैं, 0.00275 मल्टीप्लाइड बाई कितना है, 400, ये हो गया प्रतिरोध। ठीक है, तो इनका गुणा कर दीजिए आपस में, तो यहाँ से हमारा उत्तर आ जाएगा 1.106 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 15। चलिए आज के दिन का अंतिम प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न है 2022 में पूछा गया है, नर्स समीकरण से संबंधित है। तो चलिए हल करके देख लेते हैं। नर्स समीकरण के प्रश्न हमने पहले भी किए हुए हैं, आइए इसको हल करते हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ है प्रश्न में, तो सॉल्व किया जाए। तो बच्चों देखो हमें दिया है, सेल दिया हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं Mg से Mg2+ जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया एनोड, और Cu2+ से Cu जा रहा है, ये हो गया कैथोड। तो कॉपर वाला कैथोड है और Mg वाला एनोड है। तो सबसे पहले काम कीजिए, आप ई नॉट सेल का मान निकाल लीजिए। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो कैथोड है हमारा कौन सा हो गया बच्चों, कॉपर। तो कॉपर का मान है 0.34 माइनस माइनस में 2.37, तो ये आ जाएगा आपका 2.71 वोल्ट। चलिए ई नॉट का मान पता चल गया। अब इसमें अभिक्रिया लिख के देख लेते हैं एनोड और कैथोड की। तो बच्चों एनोड पे क्या अभिक्रिया होगी, एनोड पे अभिक्रिया होगी Mg बदल रहा हमारा किसमें, Mg2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं एनोड पे ऑक्सीडेशन होने वाला है। कैथोड पे देखिए क्या अभिक्रिया होगी, कैथोड पे अभिक्रिया होगी हमारी Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, Cu। बस इनको जोड़ दीजिए आपस में। तो अभिक्रिया लिखने से फायदा क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि अभिकारक और उत्पाद। तो यहाँ पे हमें हो गया Mg प्लस Cu2+, ये हमारे अभिकारक हो गए, और जो उत्पाद बना है बच्चों वो Mg2+ प्लस Cu। तो चलिए नर्स समीकरण में हम रख देते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन ठोस अवस्था में है, तो यहाँ पर देखिए Mg हमारा ठोस अवस्था में है, इसकी सांता 1 हो जाएगी।
यहाँ कॉपर ठोस अवस्था में इसकी सांद्रता 1 हो जाएगी। जो ठोस अवस्था में रहेगा या शुद्ध द्रव अवस्था में रहेगा उसकी सांद्रता 1 लेंगे इकाई। और बाकी Cu2 प्लस और Mg2 प्लस की सांद्रता जो है प्रश्न में आपको दी हुई है। Mg2 प्लस की दी है 0.001 और Cu2 प्लस की दी है 0.0001। ठीक है ना, इसमें 3 जीरो है। तो चलो आओ देखते हैं, मान रखते हैं नष्ट समीकरण। तो यहाँ से ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन का मान कितना, ये 2 इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन हो रहा है ना, तो एन का मान हो गया बच्चों 2। लॉग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में Mg2 प्लस की सांद्रता लिखनी है इंटू कॉपर, कॉपर ठोस है तो उसकी 1 हो जाएगी। Mg2 प्लस के ऊपर देखिए हमने, और ये हो जाएगा हमारा नीचे क्या जाएगा Mg ठोस, तो इसकी 1 हो जाएगी और कॉपर 2 प्लस। चलिए मान रख दिया जाए इनके। ई नॉट सेल का मान ऊपर हमने कैलकुलेट किया है 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन 2, इनके मान रख देते हैं। लॉग Mg का जो मान दिया हुआ है हमको, इसको आप लिख सकते हैं 10 की घात माइनस 3। ठीक है, और जो Cu2 प्लस का मान दिया हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 10 की घात माइनस 4। तो 10 की घात माइनस 4 जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा +4, तो यानी ऊपर क्या बचेगा लॉग 10। और लॉग 10 का मान आपको पता है 2.71 माइनस, ये इसको आप इसमें भाग दे दीजिए तो ये बचेगा 0.029555 और यहाँ से बचेगा लॉग 10, और लॉग 10 का मान कितना होता है, लॉग 10 का मान होता है 1। बस काम खत्म। तो इसको घटा दो इसमें से, बस इतना ही है। तो ये बचा 2.68 वोल्ट, ये हमारा हो गया ई सेल का मान। तो ये हमारा हो गया इसका उत्तर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितने हमारे प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन जो है आपको दिक्कत परेशानी दे रहा है तो आप मुझे मैसेज करिए, तो उसको मैं सॉल्व करके आपको भेज दूंगा।